गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी डेली जो व्हाट्सएप पे आपको वीडियो डाली जाती हैं वो देखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहें। और जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस कोविड-19 से बचाव के, उनका कड़ाई से पालन करें और करवाएं। और दीक्षा ऐप यदि किसी ने डाउनलोड ना किया हो तो उसे भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करें, जिसमें आपकी सारी पाठ्य सामग्री दी गई है सभी विषयों की। और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के रखें और इस भयानक बीमारी को फैलने से रोकें। तो पिछली वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने आपको क्रमित युग्म के बारे में बताया था, संबंध के बारे में बताया था, कार्तिक के बारे में बताया था और द्वि-आधारी संबंध यानी कि बाइनरी रिलेशन किन्हें कहा जाता है वो भी हमने समझा दिया था। और द्वि-आधारी संबंध के प्रकारों के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें हमने पहला यानी कि स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमने समझा दिया था। आज हम आपको इस वीडियो में आगे के जो प्रकार हैं द्वि-आधारी संबंध के, जैसे सम्मित, संक्रामक, प्रतिसम्मित, तत्समक संबंध के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें आज की वीडियो में दूसरे संबंध यानी कि द्वि-आधारी संबंध का प्रकार नंबर 2 सम्मित संबंध, जिसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम देखें कि सभी x, y जो कि A समुच्चय के हैं अवयव के लिए यदि जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में हो तो उस संबंध R को सम्मित संबंध कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि यदि x, y का क्रमित युग्म R में है तो y, x का भी क्रमित युग्म R में हो तो R हमारा एक सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो सम्मित संबंध बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए जैसे कि राम श्याम का दोस्त है, राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी तो राम का दोस्त है। तो यहाँ दोस्ती का जो संबंध है वो कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। ठीक है, आइए चलें एक दो उदाहरण से समझते हैं इसको। तो देखिए उदाहरण है, यदि S बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4 का, यानी कि S में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4। और यदि R संबंध में क्रमित युग्म 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 1 हों, यानी कि संबंध है R। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि R सम्मित है या नहीं। तो देखें इसको कैसे करेंगे। तो देखिएगा हमने लिखवाया सभी x, y जो कि A में हो यदि जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में हो तो उस संबंध R को सम्मित संबंध कहते हैं। यानी कि x, y R में होने पर y, x भी R में ही होना चाहिए। तो हम देखें कि यहाँ पहला अवयव देखा हमने 1, 3, यहाँ पर 1, 3 R में है, 3, 1 भी R में है।
तो ये सम्मित संबंध कहा जा सकता है। लेकिन हम तो सभी की बात कर रहे हैं ना, सभी अवयवों और सभी क्रमित युग्मों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सभी के लिए हमें देखना होगा। ये तो एक हुआ। अब दूसरा देखें, 2,4 लिया हमने, 2,4 आर में तो है, परंतु 4,2 आर में नहीं है ना। 2,4 तो है इसमें, आर में 2,4 का क्रमित युग्म है, लेकिन 4,2 आर में नहीं है। इस वजह से x, y बिलोंग्स टू आर है, लेकिन y, x बिलोंग्स टू आर नहीं है। इसी वजह से आर सम्मित नहीं है। बात आ गई समझ में? सम्मित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जितने भी क्रमित युग्म आर में आ रहे हैं, उनका प्रत्येक क्रमित युग्म का अपोजिट यानी कि x, y हो तो y, x का होना जरूरी है, तभी हम r को सम्मित संबंध कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगले संबंध पे चलते हैं। अगला संबंध है संक्रमक संबंध। देखिए अगला संबंध है तीसरा संबंध, संक्रमक संबंध। संक्रमक संक्रमण से बना है। तो जैसे आज के समय में हम कोरोना यानी कि कोविड-19 की बात करें तो ये संक्रमण बीमारी है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे फैल रही है। तो उसी तरीके से ये संक्रमक संबंध भी इसी तरीके का संबंध है। इसमें इसकी परिभाषा है कि यदि x, y, z ए समुच्चय के हों और यदि x और y में जो संबंध हो तथा y और z में भी वही संबंध हो, तो x और z में भी वही संबंध प्राप्त हो जाए, तो उस संबंध R को संक्रमक संबंध कहते हैं। यानी कि जैसे राम श्याम का दोस्त है और श्याम मोहन का दोस्त है, तो यदि राम और मोहन में भी दोस्ती का संबंध स्थापित हो जाए तो दोस्ती का संबंध क्या कहलाएगा? संक्रमक संबंध कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव निकला, उसने दूसरे व्यक्ति को कर दिया और दूसरे ने तीसरे को कर दिया, तो यहाँ कोरोना संक्रमण जो है वो भी संक्रमक संबंध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बात तो मैथमेटिकली गणित के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी x, y, z जो कि A में हैं, A के अवयव हैं, के लिए यदि x, y R को बिलोंग करता है, y, z भी R को बिलोंग करता है, तो x, z तो x और z में भी वही संबंध आ जाए तो उस R को हम संक्रमक संबंध कहेंगे। ठीक है, या एक कंडीशन और है इसकी कि सभी x, y, z A के हों। यदि x और y में कोई संबंध है परंतु y किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध नहीं रखता, तब भी हम उस R संबंध को क्या कहेंगे? संक्रमक संबंध कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं इसके उदाहरण। तो इसमें उदाहरण है, यदि S में 3 अवयव हैं A, B, C, यानी कि A, B, C S के अवयव हों और R जो संबंध दिया गया है हमें वो दिया गया है क्रमित युग्म A, B, C, A, B, A और A, C। हमें ये बताना है कि R संक्रमक है या नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सभी A, B, C जो कि S में है, सभी A, B, C बिलोंग टू S के लिए A, B R में है, B, A भी R में है। A, B R में है और B, A भी R में है, तो क्या होना चाहिए? A, A भी R में होना चाहिए, लेकिन A, A R में
नहीं है। देखिए आप ए कॉमा ए कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। ए कॉमा बी आर में था, जहां ये खत्म हुआ वहीं से अगला स्टार्ट होना चाहिए क्रमिक युग्म, तो यही है बस जो स्टार्ट हो रहा है बी कॉमा ए। अब देखा कि ए कॉमा ए आर में है? नहीं है, इसीलिए आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है, यदि P में 1, 2, 3, 4 यानी कि P के 4 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4 और R दिया हुआ है संबंध हमको क्रमिक युग्म 2, 2, क्रमिक युग्म 2, 3, 1, 4, 4, 1, 3, 2, तो R संक्रमिक है या नहीं हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सभी 1, 2, 3, 4 भी ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 जो कि P में है के लिए यदि हम पहला क्रमिक युग्म उठाएं 2, 2 R में है, कॉमा लास्ट यानी कि जो द्वितीय घटक है प्रथम क्रमिक युग्म का जो द्वितीय घटक है अगला क्रमिक युग्म उसी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का संबंध हाँ है, 2 का 3 से भी है, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो किससे होना चाहिए, 2 और 3 में भी वही संबंध होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 का भी क्रमिक युग्म इसमें होना चाहिए जो कि है 2, 3 आर में है। लेकिन हम सभी की बात कर रहे हैं, तो हम अगला देखते हैं कि हमने 1, 4 लिया आर में और 4, 1 भी आर में है, क्योंकि जहां ये खत्म होगा वहीं से अगला स्टार्ट होगा। तो यहां देखा हमने कि 1, 1 यदि आर में हो तो ये संक्रमक हो जाएगा, लेकिन यदि 1, 1 क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 1, 1 आर में नहीं है, तो आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं। यानी कि चेक हमें सभी के लिए करना है, ऐसा नहीं है कि एक निकल आया तो उसी से कह देंगे संक्रमक हो गया, नहीं। हम सभी क्रमिक युग्मों को बारी बारी से एक एक करके चेक करेंगे कि कंडीशन जो शर्त है वो कोई भी संबंध पूरी कर रहा है कि नहीं। यदि पूरी शर्तें पूरी होती हैं तब हम उसको संक्रमक कहेंगे। ठीक है, तो आपके 12 कक्षा में पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रमक के बारे में ही ज़्यादा दिया गया है, लेकिन 3 संबंध और हैं अभी, उनको बताते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए चौथा संबंध है प्रतिसम्मित संबंध, यानी कि इंग्लिश में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी परिभाषा है कि सभी x, y जो कि a के अवयव हों, a समुच्चय के अवयव हों के लिए यदि x और y में जो संबंध हो वही संबंध y और x में होने के साथ साथ x बराबर y आ जाए तो उस संबंध R को प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। अर्थात मैथमेटिकली अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R है और y, x भी R को बिलोंग करता है, लेकिन यह बात जब सत्य है जबकि x बराबर y हो तो R प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है, इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि राम ने अशोक को 10 रुपये उधार दिए दोस्ती में, तो अशोक ने भी कल परसों या कभी भी उसको 10 रुपये ही लौटा दिए, उसकी मदद कर दी। तो ऐसा संबंध, क्योंकि जितना उसने किया उतना ही उसने किया, ना कम ना ज़्यादा, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे, प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। जितना उसने किया उतना ही उसने कर दिया। ठीक है, हिसाब बराबर, जो कि अक्सर किया जाता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। ठीक है, अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए उदाहरण है
कि सिद्ध करें कि समुच्चयों के समुच्चय x में संबंध उपसमुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो संबंध प्रतिसम्मित होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो समुच्चयों के समुच्चय को हमने क्या कहा है, x है। यहाँ पर समुच्चयों का समुच्चय क्या है, x। सभी a समुच्चय और b समुच्चय जो कि x को बिलोंग करते हैं, क्योंकि समुच्चयों का समुच्चय है और ये समुच्चय है, तो a, b x के अवयव होंगे, a, b x के अवयव होंगे। अब हम यहाँ पे बात करें सभी के लिए, तो यहाँ कंडीशन हमारे सामने है कि सभी x, y जब समुच्चय के हों तो यदि x और y में जो संबंध हो वही संबंध y और x में होने के साथ साथ x बराबर y आ जाए तो उस संबंध को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। और संबंध क्या है, उपसमुच्चय। यदि a उपसमुच्चय b का, ठीक है, और b उपसमुच्चय a का, तो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि a b का उपसमुच्चय हो जाए और b a का उपसमुच्चय हो जाए तो a और b दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर समुच्चय हो जाते हैं, यानी कि इक्वल सेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर b। तो ये जब ही सत्य है जबकि a बराबर b हो। इसीलिए यहाँ पे संबंध उपसमुच्चय कैसा है, प्रतिसम्मित है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले संबंध की ओर चलते हैं, तो ये 5वां संबंध है। तो 5वां द्वयाधारी संबंध है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये कुछ स्वतुल्य संबंध जैसा है, लेकिन स्वतुल्य संबंध में यह था कि उसमें स्वयं वाले क्रमित युग्म तो होते ही थे, साथ के साथ कुछ और भी क्रमित युग्म ले लिए जाते थे। लेकिन इसमें हम सिर्फ सेल्फ वाले यानी कि स्वयं वाले ही क्रमित युग्म रहेंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 2 नहीं रहेगा, इसमें 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। समझिए इस बात को परिभाषा से। यदि समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि प्रत्येक x, y जो कि A का अवयव है के लिए सिर्फ x, y बिलोंग्स टू R हो, तो उसका तात्पर्य हो कि x बराबर y, तो R को तत्समक संबंध कहते हैं। तत्समक संबंध को IA से निरूपित किया जाता है। अतः IA बराबर होता है x, y, x A का हो, y भी A का हो और x बराबर y हो, ठीक है। तो स्वतुल्य तत्समक संबंध नहीं होता, लेकिन हर तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने कहीं भी R लिखा या कोई भी संबंध लिखा, R 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और यहाँ पर A बराबर है, मान लीजिए 1 2 और 3, ये समुच्चय है, और यहाँ पे हमने R ये बनाया, तो R ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। तो यहाँ पर एक सन्यासी जैसे अपने आप से ही मतलब रखता है, इन दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं, परिवार से, समाज से कोई मतलब नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे की तत्समक संबंध है कि इसको और किसी क्रमित युग्म से कोई मतलब नहीं, केवल अपने आप का ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3। तो ये कैसा हो गया, तत्समक संबंध हो गया। लेकिन यदि इसमें हम कोई भी एक और इससे अलावा यानी कि 1 2 और रख दिया,
तो ये तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब एक और द्वयाधारी संबंध के बारे में चर्चा करते हैं अगले के लिए। चलिए देखिए ये अगला द्वयाधारी संबंध का प्रकार है तुल्यता संबंध। इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस, EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये तुल्यता संबंध क्या है? देखिए यदि कोई संबंध R, यदि कोई संबंध R स्वतुल्य सममित और संक्रमक स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध हो, तीनों संबंध हो तो R को तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी R संबंध है, वो हमने चेक किया, वो हमने हल किया, तो वो स्वतुल्य भी आया, वो सममित भी आया और वो संक्रामक भी आया। यानी कि तीनों संबंध की प्रॉपर्टी, तीनों संबंधों के गुणधर्म रखता है, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और जब भी हमको कोई सवाल दिया जाएगा और वो हमसे सवाल में कहेगा कि संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो हमको सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, फिर सम्मित सिद्ध करना होगा और फिर संक्रमक सिद्ध करना होगा। यदि ये तीनों ही हम सिद्ध कर पाते हैं, तभी हम कह पाएंगे कि R एक तुल्यता संबंध है। समझ में आ रहा है? चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं कि इसमें हमें जो सवाल दिए जाते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने संबंधों के प्रकार यानी कि द्वयाधारी संबंधों के प्रकार सीख लिए हैं। और पिछला संबंध जो लिखवाया था तुल्यता संबंध, उसमें हम यदि तुल्यता संबंध हमें किसी संबंध को सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसे स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, उसके बाद सम्मित सिद्ध करना होगा, उसके बाद संक्रमक सिद्ध करना होगा। यदि कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रमक होता है, तभी उस संबंध को स्वतुल्य संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो आइए इसके सवाल कैसे बनेंगे बताते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक है या नहीं। ठीक है, तो हमें इसमें जांच करनी है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि समुच्चय A बराबर है 1 2 3 4 कहाँ तक? 14 तक। यानी कि समुच्चय A में कितने अवयव हैं? टोटल 14 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक। ठीक है, मैं संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y का क्रमिक युग्म होगा, जो कि इस शर्त को यानी कि 3x - y बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य की जांच करनी है कि है कि नहीं, फिर सम्मित, फिर संक्रमक। ठीक, चलिए देखिए कैसे हल होते हैं ऐसे प्रश्न, जांच समझिए। और सभी प्रश्नों का तरीका यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के
लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि सभी जो कि समुच्चय के अवयव हैं, सभी x, या पहले हम ऐसा करेंगे r को बना लें, क्योंकि ये तो एक निश्चित समुच्चय है, तो इसमें तो हम r बना लेंगे। तो पहले r को बना लेते हैं, उसके बाद इसमें स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, r को बना लें आप, r इसमें बन जाएगा। r देखिए x और y के वो मान आएंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। तो यदि x हम 1 लेना तो y कितना लेना होगा? 3। सही बात है, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 और 5,15। लेकिन 15 ए में नहीं है, 15 ए में नहीं है, इसका मतलब 5,15 का अवयव नहीं लिया जाएगा, क्रमित युग्म नहीं लिया जाएगा 5,15 वाला, क्योंकि 15 ए में नहीं है। तो यही आपके क्या आ गए? क्रमित युग्म आ गए, जो कि अवयव किसके हैं? आर के। ठीक है, अब यहाँ पहले स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए ठीक है, अब स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर r बराबर 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 आ रहा है। ठीक है, अब हमें स्वतुल्य के लिए इसको देखना है। तो हम जानते हैं सभी x समुच्चय क्या है? a के लिए, वैसे तो यहाँ तो दिखाई भी दे रहा है हमको कि इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 14,14 नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। लेकिन कैसे करते हैं वो हम समझा रहे हैं। सभी x ये ना बनाया होता तब भी हम कर सकते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे हम r की ये वाली फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमको सबसे पहले हाइपोथेटिकली यानी कि थ्योरी वाइज हमें करना होगा। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आपको कि यदि r इस फॉर्म में ले आए हम तो ठीक है, तो तुरंत देखते ही हो जाएगा। लेकिन कई प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे r की ये फॉर्म बनना थोड़ा संभव नहीं होगी, या बहुत लंबा मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। तो उन प्रश्नों में हम इसी तरीके से करेंगे, तो क्यों ना हम इसी तरीके से करते चले जाएं। ठीक है, तो देखिए सभी x बिलोंग्स टू a के लिए यदि x, x r में होता तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना होता? ये 0 के, जो भी इसको सिद्ध करता, क्योंकि y बराबर भी x ले लिया मैंने, तो यहाँ से 2x बराबर 0 हुआ और यहाँ से x बराबर 0। लेकिन x बराबर 0 बिलोंग नहीं करता a में, तो ये बात तो यहाँ से कट गई। ठीक है ना, यानी कि x हमारा a को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन पर तो r स्वतुल्य संबंध नहीं है, r स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात चलते हैं सममित के लिए। सममित के लिए ठीक है, अब सममित के लिए क्या करेंगे इसमें? तो सममित में हम 2 अवयव लेते हैं, तो यहां लिखेंगे सभी x, y, सभी x, y जो कि किसके अवयव हैं? a के अवयव हैं। ठीक है, के लिए
यदि x, y बिलोंग्स टू R हो, यानी कि x और y में R संबंध x, y का क्रमयुग्म R को बिलोंग करता हो, यानी कि x और y में वही संबंध है जो R में प्रदर्शित किया गया है, तो यहां से 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम उदाहरण के रूप में लें तो 3 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब x का मान यहाँ कितना है, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 3। अब यदि जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में भी आ जाए तब हम कहेंगे कि यह सममित होगा। तो देखें कि यदि 3 को x की जगह ले आए, यानी कि 1 की जगह और 1 को ले जाए उधर, तो यहाँ पर हम देखें 3 गुणा 3 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि ये आता है 9 माइनस 1 8 आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि 3y माइनस एक्स बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है ना, और जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो y और x R में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है ना, यानी कि R यहाँ पे सममित नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? ठीक, और अगला है इसमें तीसरा, यानी कि संक्रमक, क्योंकि ये 3 तो चेक करना है हमको संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए इसको भी ध्यान दें। संक्रमक के लिए इसमें 3 अवयव लिए जाते हैं, यहाँ लिखेंगे सभी x, y, z जो कि A में है के लिए। इसमें माने जाते हैं कि 2 क्रमित युग्म R के अंदर हैं। कैसे कैसे? के लिए x, y R में है, y, z भी R में है। तो इसका अभिप्राय ये होता है कि x, y R में होगा तो 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, और यहां से 3y माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, अब देखें तो 3x बराबर y आ गया यहाँ से, और यहाँ से 3y बराबर z आ गया। ठीक है, और इनको हल किया जाए तो y का मान 3x है, तो यहाँ रखते हैं हम, तो 3 गुणा 3x बराबर z, यानी कि आता है 9x माइनस जेड बराबर 0। यानी कि 9x माइनस जेड बराबर 0 है, और आना क्या चाहिए था 3x माइनस जेड बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x माइनस जेड बराबर 0 नहीं आएगा, यानी कि x, z R में नहीं है। x, z R में नहीं है, इसका मतलब है कि R संक्रमक नहीं है। ठीक है, R संक्रमक नहीं है। इसको अगर उदाहरण से समझे तो देखें आप कि जैसे यहां देख लें आप कि 1,3 है और 3,9 भी है, 1,3 भी है, 3,9 भी है, तो 1,9 होना चाहिए। ये तो संक्रमक की कंडीशन है। तो 1,3 और 3,9 होने पर 1,9 R में नहीं है, इसी वजह से ये R संक्रमक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समझ में आ गया ये? ठीक, ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 1 का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। तो इसमें कहा है कि यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R x, y का क्रमिक युग्म होगा, जबकि x और y इस शर्त को पूरा करेंगे तथा x का मान 4 से छोटा रहेगा, यानी कि x का मान हो सकता है 1, 2, 3। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, यानी कि R संबंध तो है, लेकिन अब हमें ये जांच करनी है कि ये स्वतुल्य है
सममित है या संक्रमक है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें चाहे आर को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये निश्चित समुच्चय है, इसमें जो क्रमिक युग्म आएंगे आर के वो फाइनाइट आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने कहा पिछले क्वेश्चन में कि आप बिल्कुल जैसे हर सवाल करना है उसी तरीके से करें, हर एक में अलग अलग पद्धति ना लगाए। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, सभी x जो कि a में है, सभी x बिलोंग्स टू a, सभी x बिलोंग्स टू a के लिए x, x बिलोंग्स टू r हो, यदि x, x बिलोंग्स टू r हो तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x बराबर x प्लस 5। ठीक है, लेकिन ये तो x और x प्लस 5 का भी बराबर हो सकते हैं। अगर x का मान 1 लूं तो 1 और 6 बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो x कभी भी x प्लस 5 के बराबर नहीं होता, इसीलिए यहां से हम कह सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू r नहीं है। लिया था लेकिन नहीं निकला। ठीक है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि r स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, यदि आप ये भी ना लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पे ये चीज यहाँ से हटा के यहाँ हटा दीजिए। तो यदि x हम जानते हैं कि x कभी भी x प्लस 5 के बराबर नहीं होता, यानी कि x, x बिलोंग्स टू r नहीं होगा, इसका मतलब r स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा क्या देखना है इसमें, सममित संबंध के लिए। तो सममित के लिए तो इसमें लिखेंगे सभी x, y जो कि a में है, x, y के लिए यदि x, y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब होता है कि y बराबर x प्लस 5 है। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि x बराबर y प्लस 5 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, x, y बराबर r है तो y बराबर x प्लस 5 होगा, तो x बराबर कभी भी y प्लस 5 नहीं हो सकता, इसीलिए y, x कभी भी r में नहीं होगा। तो r सममित नहीं, r सममित भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा केस यानी कि तीसरी चीज देखते हैं, संक्रमक के इसमें समझिए, इसमें हम 3 अवयव लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा कि सभी x, y, z जो कि a के हैं के लिए यदि x, y r में हो और y, z भी r में हो, यानी कि x, y भी r में हो, y, z भी
आर में हो तो इसका मतलब बनता है कि x, y है तो y बराबर x प्लस 5, और y और z है तो z बराबर y प्लस 5। और इन दोनों समीकरण को यदि हल करें तो यहाँ से आता है z बराबर x प्लस 5 प्लस 5, यानी कि z बराबर x प्लस 10, यानी कि x बराबर z माइनस 10, यानी कि ये कह सकते हैं कि x बराबर नहीं है किसके, x और z के लिए क्या बनता, z बराबर x प्लस 5 नहीं है, z बराबर x प्लस 5 नहीं, क्योंकि x बराबर z माइनस 10 है, तो z बराबर x प्लस 5 कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ से कह सकते हैं कि x, z R में नहीं है, तो R संक्रमक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम इसके सवाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करने हैं। तो ठीक है, आज इतना ही, और कल जो वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए उसमें इसी प्रश्नावली के आगे के सवाल हम आपको हल कराएंगे। विधि यही रहेगी, सवालों को हम कल समझाएंगे। ठीक है, इसमें तुल्यता संबंध को भी सिद्ध कराएंगे, कैसे किए जाते हैं तुल्यता संबंध वाले प्रश्न वो भी बताएंगे, और लगातार आप ऐसे ही सभी विषयों की वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स करते रहिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने दीक्षा ऐप को डाउनलोड ना किया हो वो सभी बच्चे दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, और उसमें आपकी सारी पाठ्य सामग्री दी गई है चैप्टर वाइज, और उसको आप पढ़िए और सवाल बनाइए, और जो ना हो वो हमें आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।